हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 50 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी स्थितिज ऊर्जा इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि हम लोग जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर के यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। और पूछ क्या रहा था, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पोटेंशियल एनर्जी आएगा। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गति के निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर बी V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बराबर 2AT, ऑप्शन नंबर सी V बराबर U प्लस AT, ऑप्शन नंबर डी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2S और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोनों क्या हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दी गई दूरी सीधे दूरी का विस्थापन का दिया हुआ संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। सीधे यात्रा की गई दूरी या जो विस्थापन है वो चीज़ दिया हुआ है, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 273 केल्विन का मान क्या है। ऑप्शन नंबर ए 100 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी 10 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम लोग जानते हैं कि 273 केल्विन का मान क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पलीफायर और स्पीकर, ऑप्शन नंबर बी स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर डी एम्पलीफायर और माइक्रोफोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि ट्रांसमीटर और डिटेक्टर इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि सोनार में मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा और गति का पता लगाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। ऑप्शन नंबर ए F पर, ऑप्शन नंबर बी अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी 2F पर, ऑप्शन नंबर डी C के बाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण C और F, यानी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है, तो कहाँ बनेगा, तो C के बाद बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। जैसे कि ये मेरा अवतल दर्पण है और ये यहाँ पे मेरा वक्ता केंद्र है और ये F है, तो यहाँ पे अगर हम इनके बीच बोल रहा ना, अगर
इसके बीच में अगर वस्तु को रख रहे हैं इस टाइप से, तो जान रहे हम लोग फोकस से होके गुजरेगा। और एक और मान लीजिए इस टाइप से कोई किरण आ रही है, मतलब इस टाइप से कहीं पे जा करके ये आपस में मिल रहा है, तो सी के क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र के पार मिलेगा, यानी कि इसका सी के बाद मिलेगा, तो कहाँ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग कुछ और थोड़ा जान ले रहे हैं, जैसे कि वक्ता केंद्र उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, फिर गाड़ी के हेडलाइट में, ये सब में क्या होता है, तो अवतल दर्पण का यूज़ होता है। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1,00,000 ओम प्रतिरोध पर छूती है। ऑप्शन नंबर ए 2.4 × 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर बी 4.8 × 10⁻⁻4, ऑप्शन नंबर सी 1.2 × 10⁻⁻4, ऑप्शन नंबर डी 1.5 × 10⁻⁻4। तो इसको पहले बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बनाना पड़ेगा, यानी हम लोग जानते हैं कि V = क्या होता है, IR होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, और V मेरा कितना दिया हुआ 12, और ये 1,00,000, तो 1 को तो पॉइंट लगा दे रहे हैं, यानी 1.2 हो गया, और इंटू 10⁻⁻4 क्या हो जाएगा, एम्पियर। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था। ऑप्शन नंबर ए 1976, ऑप्शन नंबर बी 1981, ऑप्शन नंबर डी 1968, ऑप्शन नंबर डी 1974। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1974। 18 मई 1974 को पहला परीक्षण किया गया था। कहाँ किया गया था, तो राजस्थान में पोखरण नामक जगह पर किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखना है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और इस परीक्षण का नाम क्या दिया गया था, तो मतलब कूट नाम जिसको बोलेंगे हम लोग, तो वो क्या दिया गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था। इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में गति करने पर इनमें उत्पन्न प्रेरित धारा यानी कि EMF खालिस्तान होगा। ऑप्शन नंबर ए अनंत, ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम, ऑप्शन नंबर सी अधिकतम, ऑप्शन नंबर डी 0। तो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समानांतर गति करने पर इसमें जो प्रेरित EMF हो जाएगा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच, रुक जाइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच 4 कूलॉम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य खालिस्तान है। उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है। ऑप्शन नंबर ए 7.2 जूल, ऑप्शन नंबर बी 4.5 जूल, ऑप्शन नंबर सी 72 जूल, ऑप्शन नंबर डी 24 जूल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसको पहले करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, Q × V होता है। तो अब
क्यू मेरा कुलॉम कितना दिया हुआ यानी 4 और वोल्ट कितना दिया हुआ 18 यानी 18 चुके 72 जूल इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी आयरन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब। यानी क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, मैग्नीशियम उपस्थित होता है। क्लोरोफिल पत्तियों को क्या मतलब एक तरह का रंग देने का प्रदान करता है हरा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या करता है अवशोषित करता है और ऊर्जा देता है। ये दो फैक्ट को भी क्या करना है ध्यान रख लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्रोटीन के अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट में के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम खालिस्तान में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए पित्तरस, ऑप्शन नंबर बी आंतरस, ऑप्शन नंबर सी जठर रस, ऑप्शन नंबर डी अग्न्याशय रस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब। यानी प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल का अंतिम रूपांतरण जो जिम्मेदार है एंजाइम आंतरस में ही क्या होता है उपस्थित होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रोटीन किस चीज़ में टूटता है, अमीनो अम्ल में, वसा वसीय अम्ल में, ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। यहीं पे क्वेश्चन ही में दिया हुआ है, बस यही ध्यान थोड़ा, लेकिन ये इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन नंबर ए पुनरुद्भवन, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक, ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। क्योंकि लैंगिक में क्या होता है ना कि इसमें मादा युग्मक जो होते हैं और नर युग्मक का निर्माण होकर के ही एक गैमेट बनता है और जाइगोट बनता है। तो इसमें वेरिएशन देखा जाता है। तो बाकी जो अगर ये वाला जो हुआ था अलैंगिक जनन हुआ उसमें तो वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है। जिस टाइप का मतलब सेल होता है उसी टाइप का उसका डॉटर सेल होता है, क्योंकि उसी में से टूट करके बना हुआ रहता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी हरित शैवाल, ऑप्शन नंबर डी जीवाणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम लोग नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जाना जाता है। वही क्या कहता पृथ्वी पर उपस्थित प्रथम ऑक्सीकारी प्रकाश संश्लेषी जीव है, इसको याद रखना है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन युक्त वातावरण की उत्पत्ति ही इसी के कारण हुआ, क्योंकि उससे पहले वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित था ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा पाचक एंजाइम, ऑप्शन नंबर ए एंटीरो काइनेज, ऑप्शन नंबर बी लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी पेप्टाइडेज, ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एमाइलेज इसका क्या है बिल्कुल सही जवाब है। यानी ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज पाचक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एमाइलेज स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधन को सरल शर्करा
को अवशोषित करके आसान बनाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार हो, यानी ये सब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है उसको तोड़ने का कार्य करता है एक तरह से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रक्त स्कंदन खालिस्तान की मदद से होता है। ऑप्शन नंबर ए रक्त प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कणिकाओं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स कणिकाओं। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी रक्त का स्कंदन किसके कारण होता है, यानी रक्त का एक तरह से स्कंदन यानी कि थक्का जमना। खून बहते वक्त आप लोग ध्यान दिए होंगे एक पतला जैसा फाइब्रिन धागा का जाल बन जाता है, उसको फाइब्रिन धागा बोलेंगे, धागे नुमा जाल बन जाता है, वही होता है प्लेटलेट्स, जो कि खून बहने से, यानी कि अगर हम लोग को जिसको प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो उसके बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाएगा और इंसान की मौत हो सकती है। इससे क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ऑक्सी श्वसन के लिए खालिस्तान की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम लोग वायवीय श्वसन भी कहेंगे, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। तो इसके लिए हम लोग को ऑक्सीजन, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में ग्लूकोज क्या करेगा, मतलब ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन बताते हैं, जैसे C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 6 मॉलिक्यूल रहता है जल का। ये एक टूटता है किसमें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 38 ATP बनता है और 12 H2O। यही हो जाता है मेरा जो दिया हुआ है, ये मेरा हो जाएगा ऑक्सीकरण, मतलब कि ऑक्सी श्वसन के दौरान यही होता है, वायवीय श्वसन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग आँखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी लेंस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आइरिस। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी आइरिस क्या करता है, आँख का जैसे कि दिखता है ना ऐश्वर्या राय का ब्लू, हल्का ब्लूइश टाइप का आई है, किसी का ब्राउनिश होता है, फिर किसी का ग्रे टाइप का होता है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है आइरिस। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को खालिस्तान मुलायम करती है। ऑप्शन नंबर ए कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर बी एरियोलर, ऑप्शन नंबर सी टेंडन, ऑप्शन नंबर डी बंधन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्टिलेज। यानी ज्वाइंट पर जो हड्डी की सतह को कार्टिलेज क्या करती है, मुलायम करती है। कार्टिलेज जो होता है मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। और ये हम लोग के अस्थि मज्जा में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बना होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना हम। कान की हड्डी जो हुआ, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि क्या चीज के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी क्षारीय। तो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अम्लीय। यानी अधातु जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है।
यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ और जान लेते हैं। जैसे आवर्त सारणी के प्रत्येक तत्व अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर कितने पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में। एक होता धातु, एक होता अधातु और तीसरा होता है उपधातु। अधातुओं के ऑक्साइड ज़्यादातर कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का, अधातु का अम्लीय और धातु का क्षारीय, याद रख लेना हम। और जबकि उभयधर्मी यौगिक जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है बस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिक के रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम 208, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर सी प्लूटोनियम 229, ऑप्शन नंबर डी प्लूटोनियम 115। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नाभिक के रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन में हम लोग यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। भारत में नाभिक के रिएक्टर की कुल संख्या कितनी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। तो नाभिक के रिएक्टरों की कुल संख्या 24 है, जिसकी कुल क्षमता अगर पूछेगा तो 8180 मेगावाट। टोटल नाभिक के रिएक्टर की संख्या 24 और उसकी कुल क्षमता 8180 मेगावाट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में खालिस्तान और खालिस्तान प्राप्त होते हैं। तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लवण और जल, ऑप्शन नंबर बी अम्ल और जल, ऑप्शन नंबर सी क्षार और जल, ऑप्शन नंबर डी क्षार और अम्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब एक अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। इसका रिएक्शन एक दिखा भी दे रहे हैं। जैसे कि जानते हैं Na2O प्लस 2HCl का रिएक्शन कराया गया, 2NaCl प्लस H2O, यही प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में खालिस्तान के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बढ़ते परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर बी घटते परमाणु क्रमांक, ऑप्शन नंबर सी घटते परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर डी बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मेंडलीफ क्या किए थे, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे किए थे, तो भी कैसे, बढ़ते परमाणु क्रमांक आधार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 में कह रहा है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा है। इसको तो एकदम रट लेना है। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन नंबर ए ऑस्मियम, ऑप्शन नंबर बी लिथियम, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टंगस्टन इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। टंगस्टन को हम लोग W से सूचित करते हैं और इसका परमाणु संख्या 74 होता है। परमाणु भार देखा जाएगा 183.9 ये होता है। फिर इसका गलनांक अगर देखा जाए तो 3380 डिग्री होता है, गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वथनांक अगर देखा जाए तो 5930 यानी कि 5930 डिग्री सेल्सियस। इसको भी ध्यान रख लेना हम, एकदम इसका ध्यान रखना। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है टंगस्टन, तो टंगस्टन देखते सबसे पहले तो हम लोग जो बचपन वाला जो बॉल देखते थे उसी में यूज़ होता था। बल्ब के तंतु के रूप में, एक्सरे उपकरण में यूज़ होता है, तापयनिक वॉल्व के रूप में यूज़ होता है, बिजली के जोड़ के रूप में यूज़ होता है
और अगर ऑस्मियम का देखा जाएगा तो ऑस्मियम क्या है, तो ऑस्मियम का भी थोड़ा बस ध्यान रख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा घनत्व वाली धातु क्या है, ऑस्मियम है, सबसे घनत्व वाली धातु। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी जिप्सम, ऑप्शन नंबर सी वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी कॉपर सल्फेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेकिंग सोडा। इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान ले रहे हैं। बेकिंग सोडा क्या है, एक तरह का मीठा सोडा होता है और ये अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है और इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसी का एक समझ लीजिए धुवन सोडा जिसको हम लोग बोलेंगे, उसका फॉर्मूला इसमें ये बेकिंग सोडा में H हाइड्रोजन बीच में रहेगा, इसको ध्यान रखना है। और अगर धुवन सोडा का बोलेगा तो Na2CO3 × 10H2O धोने वाला है। हम इस चीज़ से याद रखते हैं कि धोने वाला है तो उसके लिए पानी का ज़रूरत है, तो यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल रहता है। इसको भी अगर याद रखना तो उस टाइप से रख सकते हैं हम। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है लोहे का जंग का रंग खालिस्तान है। ऑप्शन नंबर ए लाल ग्रे, ऑप्शन नंबर बी लाल नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल भूरे रंग, ऑप्शन नंबर डी लाल पीला। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि लोहे में लगने वाली जो जंग का रंग होता है कैसा होता है, लाल भूरा रंग का होता है। लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। लोहे के अणु नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं और यही आयरन ऑक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। और यही जो आयरन ऑक्साइड का निर्माण हुआ यही लाल भूरा रंग का होता है। आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को शेयर कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए।